हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलो शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 की अगली वीडियो के बारे में। लेसन नंबर 2 जो हमारा क्या था, क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना, और हमेशा किसी भी चैप्टर की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे हैरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल के बारे में। इससे पहले आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना होगा, वो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी क्या आती है? प्रोडक्शन। आप लोगों को पता होगा हमारी इस दुनिया में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। यानी कि जब भी हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहला काम किसका आया? प्रोडक्शन का। अब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है। अब देखो जैसे इस मार्कर का भी प्रोडक्शन हुआ होगा, प्लास्टिक इंक वगैरह यूज करके इस मार्कर को बनाया है, तो इसकी भी क्या हो गई? प्रोडक्शन हो गई। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट आता है वो आता है किसका? कंजप्शन का। कंजप्शन। अब प्रोडक्शन से क्या आती है हमारी? ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ से पैसा जनरेट होता है। फिर हमारे पास क्या आता है? कंजप्शन। अब प्रोडक्शन से हमने क्या जनरेट करी? इनकम। तो यहाँ पे इनकम भी लिख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा? हमारे पास पैसा आएगा, तो हमने इनकम जनरेट कर लिया। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? कंजप्शन। यानी कि हम सभी के सभी इस दुनिया में ऐसा कोई सा पर्सन नहीं है, कोई सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कंज्यूमर ना हो। हम सभी के सभी क्या है? कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर नहीं है सारे, पर कंज्यूमर सारे हैं। ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। तो पहले हमने प्रोडक्शन करी, वहां से इनकम आया, फिर हम क्या करते हैं? उसका कंजप्शन करते हैं। अब आता है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा क्या होता है? सेविंग। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बताइए सेविंग क्या होता है? सेविंग होता है कि कितना पैसा आपने कमाया उसमें से कितना बचाया, मतलब इनकम माइनस में कंजप्शन। अब कंजप्शन जब आपने किया तो आपने कहीं ना कहीं पैसे को स्पेंड किया होगा, यानी कि आपने एक्सपेंडिचर किया है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमारा क्या बनता है? सेविंग बनता है। यानी कि हमने कुछ पैसा बचाया होता है उसमें क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। तो सेविंग पॉइंट भी समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे ज़्यादा बात होगी अब इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। कोई भी इकोनॉमी जो है जो आज डेवलप्ड है उनमें कहीं ना कहीं रोल किसका है? इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एक बड़े लेवल पे बचाया होता है और उस बचाए हुए पैसे को एक बड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो कंट्री जो है वो ग्रोथ करती रहती है लगातार। तो इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और सेविंग बराबर किसके होता है? इन्वेस्टमेंट के। कि जिन लोगों ने सेविंग कर रखी है उसको क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो मल्टीप्लाई हो पाए। तो जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा सेविंग होगी वो उतनी ही फालतू इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसी रेट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और जहाँ पे लोग सेविंग कम करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत आएगी, पैसा मल्टीप्लाई जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी जिसकी मैंने यहाँ पे बात कर ली। अब आता है हमारे पास यहाँ पे अगला पार्ट। अब देखते हैं हैरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल क्या कहता है। तो एवरी इकोनॉमी सेव अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेशनल इनकम। हम सब जानते हैं कि हर एक इकोनॉमी जो है वो अपना नेशनल इनकम का कुछ पार्ट बचा लेती है, इफ़ ओनली टू रिप्लेस वॉर्न आउट और इम्पेयर्ड कैपिटल गुड्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अब आते ये क्या होता है भैया? वॉर्न आउट या फिर इम्पेयर्ड कैपिटल गुड्स क्या होता है? देखो एक टर्म होता है उसको मतलब क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब आते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सबकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती रहती है। क्यों गिरती रहती है? क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं, और जब हम उसे यूज़ करेंगे तो उनकी वैल्यू में गिरावट आती रहेगी। सपोज करो आज आपने कोई नई गाड़ी निकलवाई, क्या उसकी वैल्यू एक साल बाद सेम रहेगी? बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यूज़ करने की वजह से उसमें थोड़ी बहुत डिफेक्ट्स आए होंगे, दिक्कतें आई होंगी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही हर एक फिक्स्ड एसेट होता है, चाहे वो लैंड हो। लैंड तो इसमें तो जल्दी से नहीं आती, क्योंकि लैंड में एग्रीकल्चर में बोल सकता हूँ मैं कि वहाँ पे गिरावट आती है, डेप्रिसिएशन आता है। क्योंकि जब आप लगातार किसी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करोगे उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो वो डेप्रिशिएट हो सकता है। बिल्डिंग्स में डेप्रिसिएशन आता है, क्योंकि बिल्डिंग्स है जितनी पुरानी होगी, ठीक है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उतनी खराब होती चली जाएगी, तो उसे हमें रिकंस्ट्रक्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। फिर हम मॉडिफाई करवाते हैं, फिर रेनोवेट करवाते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई। अब मशीन्स भी हमारी खराब होती हैं टाइम के साथ जब हम उसे यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि हर एक मशीन की अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उसके बाद हम उसे चेंज करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट देखने को मिलता है, इसलिए भी हमारा पैसा बचाया हुआ काम आता है।
तो उम्मीद है आपको डेप्रिसिएशन टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा कि वैल्यू में गिरावट किसी भी एसेट के, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब अगर आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि डेप्रिसिएशन जो है ना, उसका एक अलग से अकाउंट बनता है कि हम लोग जो है पहले से डेप्रिसिएशन बता के चलते हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू इतनी 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 गिर रही है, यानी कि हम एक रिजर्व मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व। इससे क्या होता है कि जैसे सपोज करो मैंने एक कंपनी ने 1 करोड़ की मशीन ले ली, ठीक है, और उस मशीन में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, उसे 1 करोड़ की मशीन में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई। अब जो है उसे ठीक करने के लिए कितने पैसे चाहिए, या फिर उसे रिप्लेस करने के लिए कितना पैसे चाहिए, मुझे फिर से 1 करोड़ लगाना पड़ेगा या फिर उससे फालतू लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी होती है टाइम के साथ। तो लोग करते क्या हैं, लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व। इसमें करते क्या है कि अगर मान लो कि कोई 1 करोड़ की मशीन है, सपोज करो कोई 1 करोड़ की मशीन है, ठीक है, और मुझे पता है 10 साल में क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, तो ये लगी 7 0, 10 साल में खराब हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मुझे हर साल कितना बचाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए बचाना पड़ेगा। जब मैं 10 लाख रुपए हर साल बचाऊंगा तब जाके कहीं ना कहीं 10 साल बाद ये मशीन को मैं रिप्लेस कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हम पहले से रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं कि जैसे ही वो मशीन खराब होगी, हमारे पास पैसे की दिक्कत ना हो, हम वहां से पैसा निकालेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व से और उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। तो यही बात यहाँ पे देखी जाती है कि हम लोग जो है नेशनल इनकम का कुछ प्रपोर्शन बचा लेते हैं ताकि जो भी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट खराब हुए हैं उसको रिप्लेस कर सकें या फिर उसे मॉडिफाई या फिर रेनोवेट करवा पाएं। इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग नेट एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक आर नेसेसरी। और कई बार तो ग्रो करने के लिए हमें हमेशा नई नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। चलो मैं आप इकोनॉमी की बात नहीं करता, अगर सिर्फ मुझे या फिर किसी इंडिविजुअल को ग्रो करना हो तो क्या उसे बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, चाहे वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो वेल्थ पे इन्वेस्टमेंट हो। हम लगातार अपने इनकम का कुछ पार्ट सेव करते रहते हैं ताकि हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके आने वाले फ्यूचर में, कि किसी भी तरह की अगर दिक्कत आए तो हम वो पैसा हमें क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो इसी तरीके से एक कंट्री भी करती है। कंट्री जो है अपने नेशनल इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट बताती रहती है ताकि वो फर्दर ग्रो कर सके। अब जो कंट्री जितना अच्छा पैसा बचाएगी और उसे जितने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेगी, वो कंट्री उतनी ही रैपिडली ग्रो करेगी इकोनॉमिकली। तो वही बात यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे थी। तो देखो, इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आर नेसेसरी। अब आता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब बात है भैया, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई सी चीज़ या फिर कोई सा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो रेशियो दैट शोज द यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ये आपने डिस्कस किया भी था प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको एक बार और समझाया था कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेट सेविंग्स रेशियो। तो सेविंग्स एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि भैया डिस्पोजेबल इनकम कौन सी नई टर्म आ गई। सुनो, इनकम जो है, इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में एक डिफरेंस होता है। अब मान लो कि किसी ने, कोई पर्सन ने, मैंने कोई इनकम जनरेट करी, ठीक है, अब उस पर क्या लगेगा, उस पर लगेगा टैक्स। जब टैक्स लगेगा तब मेरे पास क्या आएगी, डिस्पोजेबल इनकम। सपोज करो किसी की इनकम जो है वो 1 ईयर की 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए है किसी की इनकम। कितनी लगा दी मैंने, जीरो एक्स्ट्रा, हाँ 10 लाख रुपए की इनकम है। अगर सपोज करो इस पर 30% टैक्स लगता है, तो 10 लाख किसी ने कमाए। अब गवर्नमेंट क्या बोली कि आप लोग आते हो 30% के टैक्स स्लैब में, तो आपकी इनकम का 30% डायरेक्टली क्या लगेगा, इनकम टैक्स। तो उस पर कितना लग गया, 3 लाख रुपए का इनकम टैक्स लग गया। 3 लाख का इनकम टैक्स लग गया, बाकी बचा कितना, 7 लाख। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जो मुझे खर्च करने के लिए मिलेगी, क्योंकि बाकी 3 लाख कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने ले लिए एज अ टैक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो सेविंग्स एक्सप्रेस्ड एज अ प्रपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में आपने अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से कितना प्रपोर्शन बचा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेविंग्स। अब आता है आगे, तो ये हमारा पास सेविंग का वो है। तो सेविंग इक्वल्स टू एस वाई, वाई हमारा क्या है, इनकम पे डिपेंड करता है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा के,
अब आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा के का मतलब क्या है, चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कैपिटल, यानी कि अपने कैपिटल को किस लेवल पे आप इंक्रीज कर रहे हो। सपोज करो किसी ने पहले कहीं पे 1 लाख रुपए लगा रखे थे, ठीक है, फिर उसके पास आया 50,000 रुपए और उसने 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, चेंज इन कैपिटल, कितना कैपिटल आपने इंक्रीज कर दिया। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेल्टा के, यानी कि चेंज इन कैपिटल, कि जितना चेंज हम करेंगे कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो एक बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो बार बार फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, ठीक है, और एक बड़े लेवल तक लेके जा पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, तो इन्वेस्टमेंट को इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा के। अब एक और ध्यान रखना, के अपॉन वाई, यानी कैपिटल अपॉन में इनकम, के दिखाता हूँ मैं कैपिटल के लिए, के से कैपिटल, वाई से इनकम, तो के अपॉन वाई बराबर क्या आता है हमारा, कंजप्शन का रेशियो। अब डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, ये भी क्या है, सी, कंजप्शन का रेशियो। और यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनेगा, आप डेल्टा के निकालना है, यानी कि आपको चेंज इन कैपिटल निकालना है, सी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेल्टा वाई से, तो ऐसे निकल जाएगा। अब ये 1/c क्या होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, 1/c का होता है मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। ये एक चीज़ देखता है कि हमने जो कैपिटल लगाई है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ देखना इसका काम है। अब आगे क्या आता है हमारे पास, वो समझते हैं। तीसरा पॉइंट, फाइनली बिकॉज ऑफ नेट नेशनल सेविंग्स इज इक्वल नेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हम देख भी रहे हैं, तो हमेशा जो है वो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, यानी कि लोगों ने इतना पैसा बचाया उसे इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया हम तो पैसा बचाते हैं उसे बैंक में रख लेते हैं, भाई वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है। वैसे वो मानता हूँ खराब इन्वेस्टमेंट होती है, पर होती इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से भी क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं, ब्याज मिलता है। तो इसलिए जो पैसा बैंक में रखा है, सेविंग अकाउंट में रखा है, वो भी एक क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, अगर आपने कोई पैसा कैश में रखा है घर में अपने, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा अपने मार्केट से बाहर निकाल लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तोड़ दिया आपने, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी आपने तोड़ दिया वहाँ पे। तो इसलिए जो पैसा घर में रखा है ना कैश की फॉर्म में, वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वरना बाकी सब जगह वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। अब अगर देखो तो S इक्वल्स टू आई हमारे पास क्या आया यहाँ पे, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, कि जितनी सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि भाई जो जितना बचाएगा उतना ही तो इन्वेस्ट करेगा। अब सपोज करो कोई पर्सन कम बचा पाता है, फिर बचा ही नहीं पाता, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो पर्सन ज़्यादा बचा पाता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। अब देखो यहाँ पे तो I इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा के, यानी कि हमारी यहाँ पे इनकम किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट बराबर होगा डेल्टा के चेंज इन कैपिटल, और C डेल्टा वाई, वो तुमने देख लिया था यहाँ पे, ठीक है, कि डेल्टा के बराबर किसके होता है, C डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, हमेशा चीज़ ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू हैरोड-डोमर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हैरोड-डोमर ने क्या थ्योरी दी वो समझते हैं। स्टेट्स सिंपली दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP इज डिटरमाइंड जॉइंटली बाय नेट नेशनल सेविंग्स रेशियो। इसका मतलब GDP की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके कंट्री में सेविंग्स कितनी हैं, एंड नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कैसे करती है डिपेंड, अब वो समझते हैं कि बार इस चीज़ को। तो सुनो, उसने क्या बोला कि जबकि GDP है, GDP क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज जनरेट हुई है उन सबकी फाइनल वैल्यू का सम, उसको हम क्या बोलते हैं, GDP बोल के चलते हैं। अब बात यह है कि भैया ये सेविंग पे कैसे डिपेंड करता है और नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो पे कैसे डिपेंड करता है। तो सेविंग पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने क्या बोला आपको कि एक कंट्री के अंदर जितनी सेविंग्स होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि लोग जितना कम पैसा खर्च करेंगे उतना ही फालतू पैसा बचाएंगे, और जितना फालतू पैसा बचाएंगे उतना ही पैसा वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर सेविंग किसी कंट्री के अंदर अच्छी हो रही है, अच्छे लेवल पे हो रही है, तो वो कंट्री उतनी ही रैपिडली ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब क्या है कि कम से कम पैसा लगा के कितना फालतू से फालतू आउटपुट जनरेट किया जा सकता है। मतलब कम से कम पैसे में एक हायर लेवल ऑफ आउटपुट कैसे जनरेट किया जा सकता है, वो हमारा किसके अंदर आता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो C। तो जो कंट्री जितने कम कैपिटल में जितना फालतू आउटपुट जनरेट कर सकती है वो कंट्री क्या है, उतनी ही अच्छी है। अब आगे समझते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, अब्सेंस है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे अभी रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी है, प्रोडक्शन कंजप्शन। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम विल बी डायरेक्टली और पॉजिटिवली रिलेटेड टू सेविंग्स रेशियो। तो ऐसे केसेस में जो ग्रोथ रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सेविंग्स रेशियो पे। वो तो बता ही चुका मैं, जितनी अच्छी सेविंग उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट, और जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उतना तेजी से कंट्री जो है वो ग्रो करेगी।
रहेगी। मोर एन इकोनॉमी इज एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट आउट ऑफ अ गिवन जीडीपी ग्रेटर द ग्रोथ। इसका मतलब जितना फालतू एक कंट्री अपने जीडीपी में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, जितना कंट्री के लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, अब यूएसए है, अब अगर मैं यूएसए को कंपेयर करूँ तो यूएसए में आपको पता नहीं होगा, यूएसए में स्टॉक मार्केट में 90% लोग इन्वेस्टर्स हैं। और इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में इसे बोलते हैं जुआ। अगर मैं इंडिया कंपैरिजन कर दूँ, वो तो लोगों की आंखें खुली है कोविड के बाद, कि जो लोग कोविड के बाद आए उन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सीखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है कंपनीज के अंदर, कैसे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, और कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है। नहीं तो इंडिया के लोगों को कुछ नहीं पता कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। तो इंडिया में सिर्फ मात्र और मात्र मेरे हिसाब से 10 या 15% लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सपोज करो अगर इंडिया में 90% लोग अगर इन्वेस्टर बन गए स्टॉक मार्केट में तो कितना पैसा फ्लो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो जो यूएसए है वहाँ पे 90% लोग क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए वहाँ की जो कंपनीज है वो इतना फालतू ग्रो करती है। आप टॉप लेवल की कंपनीज देख लो, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, सब किसी की बने, टेस्ला हो, वो सब यूएसए की कंपनीज हैं, ठीक है। इंडिया में कंपनियां ग्रो ही नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि कंपनियों को टाइम पे फंडिंग ही नहीं मिलती, पैसा ही नहीं मिलता, ग्रो कहाँ से करेंगे। तो ये भी एक क्या है रीज़न है। तो जिस कंट्री में जितनी अच्छी सेविंग होगी वहाँ पे उतनी ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी, और जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जीडीपी उतनी तेजी से ग्रो करेगा। अब आगे देखो यहाँ पे, एंड इनवर्सली और नेगेटिवली रिलेटेड टू इकोनॉमी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, द हायर सी लोअर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ विल बी। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल रेशियो जितना ज़्यादा होगा जीडीपी ग्रोथ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा कैपिटल लगाया जा रहा है पर ग्रोथ फिर भी हो नहीं रही है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बाकी कंट्रियाँ ग्रो हुई हैं, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, वो क्यों हुई है? क्योंकि उन लोगों ने अपना ध्यान एग्रीकल्चर से हटाया, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगाया। लेकिन हमारी कंट्री में लोग अपने आप को कहाँ दिखा रहे हैं? एग्रीकल्चर में। चाहे घर में कोई खेती कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, वो सब क्या दिखा रहे हैं कि हम तो भाई खेती ही करते हैं, ठीक है। फादर भी सेम खेती में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बेटा भी उसी खेत में लगा हुआ है, चल लगा ना हो, बस रोटी देने जाता हूँ कि हाँ जी हम तो यहाँ एम्प्लॉयड हैं, और वहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो वही सेम चीज़ थी, जो गलती थी वही चीज़ यहाँ पे आती है कि जब ज़्यादा कैपिटल लगा के कम ग्रोथ होती है तो जीडीपी कहाँ से ग्रो कर जाएगी? ग्रोथ तो वहाँ होगी जहाँ पे कम कैपिटल लगाया जाए, यानी कम पैसा लगाया जाए और फालतू पैसा बनाया जाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बोला मैंने? द हायर सी यानी कि हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लोअर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो जितना ज़्यादा सी हायर होगा जीडीपी ग्रोथ उतनी ही कम होगी, और जितना कैपिटल कम लगेगा और ग्रोथ फालतू होगी उतनी ही जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें थी समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कुछ फॉर्मूले थे, और हम देखेंगे भी आने वाले वीडियोस में इसके और भी डीप कंसेप्ट्स, क्योंकि अब ग्राफ आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद है आपको वीडियो में हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चे का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिनको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।